हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास, और इसके शुरुआत में हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को शुरू किया है। तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों का सिलेबस चल रहा है और डेली आपको एक वीडियो मिल रही है। तो दोस्तों, याद कर लीजिए कि आप डेली 7 बजे के अराउंड यूट्यूब पे अगर हम नोटिफिकेशन नहीं जाता है या फिर अगर मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, तो आप लोग 7 बजे आके टाइम से अपना वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रॉबली चांसेस हैं कि हम 7 बजे तक एनी हाउ शाम को वीडियो अपलोड कर देंगे, मतलब 6 से 7 के बीच में शाम को मैं वीडियो डेली अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग आके अपने सभी चैनल का नाम सर्च करके या सब्सक्राइब किए हैं तो वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये। वैसे भी आजकल आप लोग खाली बैठे होंगे, तो 20-25 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं आराम से और अच्छे से इस वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पीछे का। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, फिर हमने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में, और फिर पढ़ा था बहराम शाह के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आए थे किसके बारे में, तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। तो आपको कमेंट करके, आज मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है, आप लोगों को ये बताना है। और अगर बता सकते हैं तो ये भी बताइएगा कि दल चालीसा की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, दल चालीसा की शुरुआत किसने की थी। तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है हीवन एकेडमी पे, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने पहले पेज की तरफ। चलिए, मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलबन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बलबन को आपको नहीं भूलना है, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बलबन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बलबन ने जो शासन किया था वो किया था 1265 से 1287 तक। देखिए, ऑफिशियली तो इसने शासन किया था 1265 से 1287 तक, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसने अपने शासनकाल में तो 22 साल शासन किया ही था। इसके अलावा इसने नसरुद्दीन महमूद के भी शासनकाल में लगभग 19 साल उसने शासन किया था इसके पहले। तो इसने उसके भी शासनकाल में पूरा डिसीजन किसका चलता था, इसी का चलता था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होशियार था। ठीक है, इसीलिए इसने काफ़ी दिन तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर या गुलाम वंश में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसको मैंने बताया था कि इसको टाइटल किस चीज़ का मिला था, उलूग खां का टाइटल मिला था। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि उलूग खां की टाइटल उपाधि किसको मिली थी, तो वो मिली थी बलबन को। एक पॉइंट और देखिएगा, ये क्या करता था, ये टोपियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। मतलब ये जो राजा से कमाई होती थी उससे बहुत ज़्यादा अपना रिवेन्यू नहीं चलाता था। ठीक है, वो रिवेन्यू तो लगाता ही था जहाँ लगाना था, लेकिन अपना जो खर्चा चलाता था बेसिकली ये टोपियां बनाता था। और ये पॉइंट आपको ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं ये सब स्पेशल पॉइंट आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको हिस्ट्री का एक एक चीज़ पता चल जाए, एक एक फैक्ट आपको एग्जाम में आए तो कोई छोड़े ना, क्योंकि अब पेपर टफ बनता है। तो आप इसीलिए आपके पास गलती करने के चांसेस बहुत कम है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ सब पढ़ना है। तो देखिए, ये क्या करता था, टोपियां बनाकर जीवन यापन करता था। उसके बाद मैंने बताया था कि दल चालीसा किसने शुरुआत किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन इसने क्या किया, दल चालीसा को खत्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो वो भी किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन इसने क्या किया, इक्ता प्रणाली को भी खत्म कर दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बलबन क्या करता था, टोपियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। दल चालीसा को इसने खत्म कर दिया, इक्ता प्रणाली को भी इसने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बलबन ने क्या किया था, आयरन और ब्लड की पॉलिसी स्टार्ट की थी। इसका मतलब होता है लौह और रक्त की नीति। ठीक है, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड का मतलब होता है लौह और रक्त की नीति। इसने क्या किया था, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चालाक था। इसने जैसे ही गद्दी बैठा तो इसने क्या किया, दल चालीसा को एक अभियान पे भेज के मरवा दिया। मतलब इसने दल चालीसा को खत्म कर दिया। तो कैसे खत्म किया, पहले दल चालीसा को एक फालतू के अभियान पे भेज दिया, कोई अभियान था नहीं, झूठ बोल के अभियान पे भेज के, और उसको क्या किया, दल चालीसा की इसने हत्या करवा दी। और जब दल चालीसा की हत्या करवा दी तो जनता इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई, इसके खिलाफ विद्रोह करने लगी। लेकिन ये बहुत ही चालाक था, इसे पता था जनता किस तरीके से कंट्रोल करना है। तो इसने जनता से ये बोला कि अगर आपको हमारे शासन में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना मेरे खिलाफ जो भी जाएगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक शासक था। ठीक है, तो इस तरीके से यह शासन करता था। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसने सिजदा और पाइबोस की शुरुआत की। किस चीज़ की, सिजदा और पाइबोस की। तो अगर आपसे पूछता है कि सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किस शासक ने की, तो याद रखना है सिजदा और पाइबोस की शुरुआत की थी बलबन ने। अच्छा, अब जान लीजिए कि सिजदा और पाइबोस होता क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। तो सिजदा का मतलब होता है
सुल्तान के सामने सर झुकाना, ठीक है। सिजदा का मतलब होता था सुल्तान के सामने सिर झुकाना, और पाइबोस का मतलब हुआ करता था सुल्तान के पैरों को चूमना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिजदा का मतलब होता था सुल्तान के सामने सर झुकाना, और पाइबोस का मतलब हुआ करता था सुल्तान के पैरों को चूमना। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन कम से कम आप देखेंगे तो आज तक हिस्ट्री में कम से कम 15 से 20 बार ये क्वेश्चन आया होगा कि सिजदा और पाइबोस की शुरुआत किसने की थी। नेक्स्ट देखिए, इसने नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत की थी, ठीक है। नवरोज़ त्यौहार, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, न्यू ईयर मनाया जाता है, वैसे ही उस टाइम पे इसने क्या किया था, ये फारसियों का त्यौहार होता है, ठीक है। जो पारसी होते हैं, पर्सियन, पारसियों का एक त्यौहार होता है नवरोज, मतलब उनका नया ईयर होता है, पारसियों का नया साल होता है नवरोज। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये भी बलबन ने की थी, पारसियों के न्यू ईयर की शुरुआत। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया था? गुप्तचर विभाग का गठन किया था। ये भी आपको याद रखना है। गुप्तचर विभाग का गठन किसने किया था? तो ये किया था बलबन ने। गुप्तचर विभाग का गठन किया था बलबन ने। गुप्तचर मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब छुप के पीछे पीछे से कोई भी चीज़ को फॉलो करना कि क्या हो रहा है हमारे राज्यकाल में, ये होता है गुप्तचर विभाग का काम। तो ये शुरू किया था किसने? बलबन ने। इसके बाद इसने सैन्य विभाग को वित्त विभाग से अलग कर दिया था। इसके पहले जो शासन चलता था, तो सैन्य विभाग और वित्त विभाग एक ही रहते थे, मतलब सैन्य विभाग और वित्त विभाग को एक ही आदमी मैनेज करता था, एक ही आदमी देखता था। लेकिन इसने क्या किया कि सैनिकों का डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वित्त विभाग बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने नृत्य, संगीत और मदिरा पर बैन लगा दिया। मदिरा मतलब शराब, ठीक है। तो इसने शराब पर, संगीत पर और नृत्य पर, इन सब चीज़ों पे, डांस पे क्या किया? बैन कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने क्या किया? इसके शासनकाल में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। किसका? मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में। इसके पहले मैंने बताया था 1221 में, 1221 में मंगोलों का पहला अटैक हुआ इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद 20 साल बाद हुआ था 1241 में बहराम शाह के शासनकाल में, 1241 में मंगोलों का दूसरा अटैक हुआ था। और 1287 यानी कि 1287 में मंगोलों का तीसरा अटैक हुआ। किसके शासनकाल में? तो बलबन के शासनकाल में। और इसी के शासनकाल में जब ये तीसरा अटैक हुआ था मंगोलों का, तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, ठीक है। तो इसके पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, वो उसकी डेथ हो गई। कब? जब मंगोलों का तीसरा अटैक हुआ 1287 में। और उसी के बाद ये अपने पुत्र का ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, कौन? बलबन। और ये अपने पुत्र वियोग में मर गया, मतलब पुत्र के मरने के दुख में बलबन भी मर गया। तो वही, ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि जो बातों बातों पे तलवार निकालने की बात करता था बलबन, वो अपने पुत्र के मरने के बाद नहीं जी पाया और अपने पुत्र के मरने की दुख में मर गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि बलबन का मकबरा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बलबन का जो मकबरा है ये है दिल्ली में, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में एक है मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क, जहाँ पे बोलते हैं महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क, उसके अंदर ही क्या है? बलबन का मकबरा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बलबन का मकबरा कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो गद्दी पे बैठेगा वो बैठेगा कैकुबाद। कौन बैठेगा? कैकुबाद, ठीक है। और कैकुबाद ने शासन किया था वो किया था 3 साल, 1287 से 1290। लेकिन इससे कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो पढ़ने लायक हो, या बहुत सारे बुक में तो आपको ये मिलेगा भी नहीं कि ये कोई शासक था, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको याद रखना है गुलाम वंश का आखिरी शासक जो था, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वो था कैमूर्स। कौन था? कैमूर्स, जो कि कैकुबाद के बाद 1290 में गद्दी पर बैठा, और 1290 में ही गुलाम वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब मैंने बताया था गुलाम वंश। तो या स्लेव डायनेस्टी बोलिए इंग्लिश में, चाहे हिंदी में बोलिए गुलाम वंश। तो ये क्या था? गुलाम वंश का आखिरी शासक था। कौन? कैमूर्स। इसका पूरा नाम क्या था? कैमूर्स बोलते हैं, तो इसको पूरा नाम था कैमूर शमसुद्दीन, ठीक है। शमसुद्दीन कैमूर्स। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, इसना यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं। क्वेश्चन आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर गुलाम वंश से पूछता है तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद आप रजिया सुल्तान पढ़ लीजिएगा, और बलबन। ये 4 शासक आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन गुलाम वंश से नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कैमूर्स ने अब पंजाब का इक्तेदार अपना नियुक्त किया था। किसको? मलिक फिरोज को। किसको? मलिक फिरोज को इसने पंजाब का इक्तेदार नियुक्त किया था। और उसी मलिक फिरोज ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। किसकी? कैमूर्स की। और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो आपसे अगर पूछता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा किसने की थी? मलिक फिरोज ने की थी, ठीक है। और इसके बाद इसने खिलजी वंश की स्थापना कर ली। किसकी हत्या करने के बाद? कैमूर्स की हत्या करने के बाद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए,
अगर आपसे पूछता है कि इलबारी वंश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो गुलाम वंश था इसी को इलबारी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को इलबारी वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इल्तुतमिश से लेके नसरुद्दीन महमूद तक थे, ये एक ही फैमिली के थे। इल्तुतमिश से नसरुद्दीन महमूद तक एक ही परिवार के थे सदस्य, सब शासक। और ये इलबारी तुर्क थे। कौन से तुर्क थे? तुर्कों में एक इन लोगों का जाति था, कास्ट था इलबारी तुर्क। इसीलिए इसको बोलते हैं इलबारी डायनेस्टी, ठीक है, या इलबारी वंश। ये भी याद रखना है। उसके बाद एक नाम और याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि मामलूक वंश किस वंश को कहते हैं, तो याद रखिएगा गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी को ही मामलूक वंश कहते हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों। आप कोई भी एक बुक सर्च करेंगे तो आपको ये सब पॉइंट नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। मैं बहुत सारे 4-5 बुक को कलेक्ट किया हूँ, वहाँ से आपको फिर कंटेंट निकाल के यहाँ पे देता हूँ। तो आप ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, आप बस अपने दोस्तों को यहाँ जोड़िए और 20-25 मिनट का डेली लेक्चर था, बस उसको फॉलो करिए। आपका इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करा देंगे, ठीक है। आप खुद ही देख रहे होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे कहीं तो ये सब पॉइंट आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो अगर पूछता है कि इलबारी वंश और मामलूक वंश किसे कहते हैं, तो वो गुलाम वंश को ही कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी को ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कोई चीज़ एडिशनल अगर मुझे लिखते टाइम याद आता है तो मैं उसी टाइम उसको लिख देता हूँ, ताकि अगर मैं बाद में इस वीडियो अगर आप कोई एग्जाम दे और ये पॉइंट मैं नहीं पढ़ाया बाद में, तो यहाँ पे तो आपका कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं यहीं पे ऐड करता हूँ जो भी चीज़ याद है। तो ये चीज़ मुझे याद है तो मैंने ऐड कर दिया, काफ़ी अच्छा पॉइंट था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर पूछता है कि भारत में सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखी थी या परमानेंट आर्मी, तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले जो स्थायी सेना रखी थी वो रखी थी घनानंद ने। किसने? नंद वंश का शासक था घनानंद। तो नंद वंश के शासक घनानंद ने भारत में सबसे पहले परमानेंट आर्मी या स्थायी सेना रखी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खिलजी वंश के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर खिलजी वंश की बात करें तो अभी हमने देखा कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या इसी को बोलते हैं मलिक फिरोज, ठीक है। किसने की थी इसकी स्थापना? खिलजी वंश की स्थापना की थी मलिक फिरोज ने। और ये कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा जो खिलजी वंश चला था ये चला था 1290 से 1320 तक। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक चला था खिलजी वंश, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? तो इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये मैंने बताया पीछे। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। और ये कब से कब तक शासन किया था? तो 1290 से 96 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 6 साल तक शासन किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन किस वंश ने किया, कौन सा ऐसा डायनेस्टी था जो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम दिनों तक शासन किया, तो याद रखिएगा वो था कौन? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी वंश ने सबसे कम दिनों तक शासन किया था। कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने लगभग 30 साल शासन किए थे, ठीक है। अभी हमने देखा पीछे 84 साल शासन किए थे किसने? गुलाम वंश ने, 1206 से 1290 तक। लेकिन केवल 30 साल शासन कौन कर पाएंगे? खिलजी वंश। देखिए इसका ओरिजिनल नेम क्या था? मलिक फिरोज, ये मैंने पीछे आपको बता दिया है, लेकिन मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए वो बात। अगर आप कहीं भी कोई आपसे पूछेगा तो आप भूलेंगे नहीं, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया इस चीज़ को कि मलिक फिरोज ही था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो मैं एक एक चीज़ों को 4-4 5-5 बार रिपीट करता हूँ, तो उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। वो आपके फ़ायदे के लिए है, मुझे क्या है, मैं तो जल्दी जल्दी वीडियो बना के आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के शासनकाल में इसने 1293 में कहाँ अटैक किया? देवगिरी पे। कहाँ? तो अगर पूछता है कि खिलजियों का पहला अटैक कहाँ था, तो ये था देवगिरी के अंदर 1293 में। और उस टाइम पे देवगिरी का राजा कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव नामक शासक कहाँ पे था? देवगिरी पे। और देवगिरी कहाँ पे है? तो देवगिरी जो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है देवगिरी। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो था 1293 में जो अटैक हुआ खिलजियों का, कहाँ पे? देवगिरी पे। तो साउथ इंडिया के अंदर मुस्लिमों का ये पहला अटैक था। अगर आपसे पूछता है कि दक्षिण भारत में मुस्लिमों का पहला अटैक कौन सा था, तो 1293 में जो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अटैक हुआ रामचंद्र देव के ऊपर, ये पहला अटैक था साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको लीड कौन कर रहा था? तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका दामाद बोल लीजिए या इसका भतीजा बोल लीजिए, दोनों एक ही आदमी था। तो इसका दामाद या भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इससे तो सब लोग अवगत होंगे, इसको तो ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर वो तैयारी कर रहा होगा तो अलाउद्दीन खिलजी को जरूर जानता होगा। और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक्तेदार था, तो याद रखिएगा ये कारा, ठीक है, या कड़ा भी बोलते हैं इसको, कौसाम्बी। आप जानते हैं कौसाम्बी कहाँ है? प्रयागराज के पास है। तो वहाँ का इक्तेदार किसको बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कारा या कौसाम्बी का इक्तेदार था, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये भी आप याद रखिए, अली गुरसास, ठीक है। मैं बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों।
इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा हिस्ट्री, आप सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था? अली गुरसैफ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 1296 में चौथा अटैक हुआ मंगोलाइट्स का, मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ। इसके पहले हमने बताया था कि 3 अटैक हो चुके थे मंगोलों के, ये चौथा अटैक था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि खिलजी वंश में मंगोलों का पहला अटैक कब हुआ, तो 1296 में हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ही लीड कर रहा था खिलजी वंश को इस टाइम, और इसने क्या किया, मंगोलों को हरा दिया। और मंगोलों को हराने के बाद जो मंगोलों के 2000 सैनिक थे, यहाँ पे मैंने लिखा है 2000 सैनिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से बोलने लगे कि हमें यहीं पे रहने दीजिए भारत में, मैं वापस नहीं जाना चाहते हम लोग, ठीक है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनके सामने एक शर्त रखी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग क्या करिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, इस्लाम अपना लीजिए, और आपको यहाँ रहने के लिए हम लोग जगह दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो 2000 मंगोलाइट से इन्होंने क्या किया कि अपना लिया किस वंश को, मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को इसने क्या किया, अपना लिया। जो 2000 सैनिक थे मंगोलों के, ठीक है। और इन्हें ही क्या कहा गया, न्यू मुस्लिम कहा गया। किसको? जो मंगोल के सैनिक थे 2000 जो भारत में रह गए थे, इन्हें न्यू मुस्लिम कहा गया। और इनके लिए एक सिटी की स्थापना की गई, शहर की स्थापना की गई, जिसका नाम था मुगलपुर। कहाँ पे? दिल्ली में यह शहर की स्थापना की गई, मुगलपुर। किसके लिए? जो मंगोलों के 2000 सैनिक भारत में रह गए थे, और जिसे अब बोला जाता है मंगोलपुरी। तो अगर आप जाते होंगे दिल्ली तो आप जानते होंगे बस स्टैंड भी पड़ता है मंगोलपुरी में, और मेट्रो स्टेशन भी है। तो आपने देखा हो जो मंगोलपुरी है उसकी स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की थी। किसके लिए? जो न्यू मुस्लिम्स थे, जो मंगोल के सैनिक यहीं पे रह गए थे, इस्लाम को कन्वर्ट कर लिए थे, उन्हीं के रहने के लिए इसने क्या किया था, मंगोलपुरी या मुगलपुर की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने चाचा को बिना बताए, मतलब शासक को बिना बताए, देवगिरी पे फिर से अटैक कर दिया। हुआ क्या था, जब पहली बार अटैक हुआ था 1293 में, तो देवगिरी का जो शासक था उसके साथ, जो कि रामचंद्र देव था, उसके साथ संधि हो गई थी। संधि हो गई थी का मतलब कि मित्रता हो गई थी दोनों में, मतलब आपस में बातचीत हो गई थी, और फिर ये दोनों दुश्मन नहीं रह गए थे। लेकिन किया क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को बिना बताए फिर से अटैक कर दिया रामचंद्र देव के ऊपर या देवगिरी पे, और वहां से बहुत सारा ये क्या किया, सामान लूट के लाया, बहुत सारा खजाना लूट के आया। और जब ये बात पता चली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो ये गया अलाउद्दीन खिलजी के पास ये बात करने के, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मुझसे बताए। तो वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने चाचा या ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, ठीक है। तो आपने ये मूवी में देखा होगा, आपने अगर वो मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अभी मूवी बनी थी पद्मावत, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाया गया, यहीं से मूवी शुरू होती है जब ये अपने चाचा की हत्या कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके बाद देख लेते हैं। बर्नी नामक एक कवि था, उसने क्या किया था, तारीख फिरोज शाही नामक बुक की रचना की है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, तो वो लिखा है बर्नी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि विंध्याचल पर्वत पार करने वाला पहला शासक कौन था, पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये विंध्याचल पर्वत पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद आपको पता है खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी, और कौन शासन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी ही क्या करता है, शासन करता है इसके बाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे हो गए, आपका खिलजी वंश की शुरुआत हो गई। खिलजी वंश की शुरुआत में हमने क्या देखा, किसने शुरुआत की, ये किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शुरुआत किया। और उसके बाद 1293 में इसने क्या किया, देवगिरी पे अटैक किया। उस अटैक को मतलब कौन लीड कर रहा था, तो वो कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद 1296 मंगोलों का चौथा आक्रमण होता है, किसके शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में। और उसमें अलाउद्दीन खिलजी लीड कर रहा था इधर से, और उसने क्या किया, मंगोलों को हरा दिया। 2000 मंगोल सैनिक वापस नहीं जाना चाहते थे, मंगोल क्या बोलते हैं उनको, वापस वो अपने देश नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भारत में रहने देने के लिए। तो उसने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनको बोला ठीक है, आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, इस्लाम अपना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रह सकते हैं यहाँ पे। उनके रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, न्यू मुस्लिम्स के लिए सिटी बसाई दिल्ली में, मुगलपुर, और वही मुगलपुर क्या कहलाता है, मंगोलपुरी कहलाता है। उसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से अपने चाचा को बिना बताए कहाँ अटैक कर दिया, देवगिरी पर अटैक कर दिया, और वहाँ से बहुत सारे खजाने लूट के वापस चलाया कहाँ, कौशाम्बी के अंदर, जहाँ का ये इक्तेदार था। और जब ये बात पता चली किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, कि वो शासक वही थे, तो ये इससे बात करने आया कि तुमने बिना मुझसे बताया ऐसे कैसे अटैक कर दिया, ठीक है। और वहीं पे इसने क्या किया, धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर से आपसे बता रहा हूँ कि आपका रिपीट हो जाए। बर्नी ने क्या लिखा है, तारीख फिरोज शाही लिखा है।
उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत पार करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाता है? राजा बन जाता है और वही शासन करता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमने गुलाम वंश कंप्लीट कर लिया है। अब खिलजी वंश नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और शासक करेगा, लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं रहेगा। आपको याद केवल इसमें अलाउद्दीन खिलजी के भी बारे में रखना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और मैं अगर बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार बोल रहा हूँ, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। आप इससे अच्छा है 3 बार वीडियो देखेंगे, उससे अच्छा है कि मैं एक ही चीज़ को 3 बार बोल दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने में भी काम आएगा। अगर आपका कोई डाउट रहता होगा तो वो भी उसी टाइम क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, चलिए फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आपको सजेशन देना है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।